नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इट्स संडे बट एस्पिरेंट नेवर हैज़ अ संडे। सो आज डेट है 29 अक्टूबर 2023 और हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल्स को डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज देखिए जो फ्रंट पेज पे सबसे पहले न्यूज़ निकली हुई है वो सेंटर डिफेंस यूएनजीए एब्सेंटेशन, मतलब कि देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रपोजल, एक रिजोल्यूशन का प्रपोजल रखा गया जिसमें जो भी सिविलियन के अगेंस्ट में क्राइम किए गए हैं गाज़ा पट्टी में और चाहे वो इजराइल में हो, उसको कंडेम करने के लिए तो ये प्रपोजल रखा गया जॉर्डन के द्वारा। जॉर्डन आपको पता है कि इजराइल के नेबर कंट्री है। तो उसने इस प्रपोजल का जो नाम रखा वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन एंड अपहोल्डिंग द लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन। ठीक, इस प्रपोजल में क्या क्या है? इस प्रपोजल में सारे वो एक्ट हैं जो वायलेंस हैं और जिसमें पैलेस्टीनियन और सिविलियन इजरायली सिविलियन के अगेंस्ट में वायलेंस किए गए, टेररिज्म के एक्ट को, इनडिस्क्रिमिनेट अटैक को, एज वेल एज प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट एंड डिस्ट्रक्शन को इंक्लूड किया गया है, इन सारी चीज़ों को। अब देखिए इंडिया ने इसको जो है अपोज क्यों किया इस प्रपोजल को। इंडिया कहता है कि आपने जो है इसमें हमास का एक्सप्लिसिटली नाम क्यों नहीं डाला। देखिए हमास आपको पता है एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जापान के द्वारा, यूएस के द्वारा, यूके द्वारा, तो बहुत सारी कंट्रीज और इंडिया भी टेररिज्म के अगेंस्ट में जो इंडिया का एक स्टैंड है वो बहुत ही फर्म रहता है। तो इंडिया बोलता है कि देखिए आपकी जो ये इक्विवोकेशन ऑफ टेरर है ना, मतलब कि आप जो ये टेररिज्म को हटा रहे हैं अपनी प्रपोजल से, या फिर जो बड़ी बड़ी बातें करते हुए आप टेररिज्म को साइड में कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया खड़ा रहेगा और इंडिया की जो पोजीशन है वो एकदम स्टेडफास्ट और कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये चीज़ इंडिया ने बोला है, तो इसलिए इंडिया ने वोटिंग करने से मना कर दिया है। अब एक बार हम इसराइल की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये इसराइल है, हम कई बार इसकी लोकेशन देख चुके हैं। यहाँ पर रफा क्रॉसिंग है इसराइल और इजिप्ट के बीच में, जो कि बड़ी फेमस रहती है। तो ये इजिप्ट आपका लग गया। ठीक है, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है जो कि रेड सी को कनेक्ट करती है, और यहाँ पर जॉर्डन आपका ये हो गया। ठीक, ये आपका सीरिया हो गया, ये आपका लेबनान हो गया। ठीक, इतनी इतनी कंट्रीज़ हैं। ये वेस्ट बैंक है, आपको पता ही है। ये मेडिटेरियन सी हो गया। अच्छा, लेबनान जो है, लेबनान आपको पता है कि लेबनान यहाँ पर ऊपर है, ये देखिए यहाँ पे लेबनान। जो है लेबनान में हिजबुल्ला रहते हैं। हिजबुल्ला को ईरान सपोर्ट करता है, सेम हमास। जहाँ पर ये गाज़ा पट्टी है, इस गाज़ा स्ट्रिप पर भी हमास है, इनको जो है इनको भी ईरान ही सपोर्ट करता है लगभग में। ठीक है, हिजबुल्ला जो है वो सिया मिलिटेंट्स हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें, ये डेड सी आप हो गया, सी ऑफ गलीलियो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर किस। अब देखिए सी ऑफ गलीलियो किसके साथ में, सीरिया के साथ में बॉर्डर बना रहा है। डेड सी किसके साथ में, जॉर्डन के साथ में बना रहा है, और जॉर्डन ने ही ये प्रपोजल रखा हुआ। ठीक, तो ये तो हो गई न्यूज़। आइए अब एडिटोरियल चलते हैं। जो हम आज दो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, एक तो क्यूआर कोड से रिलेटेड है कि जो फूड आइटम्स हैं, जितने भी पैकेज्ड फूड, रेडी टू ईट वाले फूड आइटम्स हैं, उनके लिए एफएसएसआई ने ये बताया है कि अब आपको एक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा, जो कि ये क्यूआर कोड सारी डिटेल्स को बताएगा। तो उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक इंक्लूजन की बात है जहाँ पर विजुअल इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि उनको जो है इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और दूसरा है कि आपको पता है 2022 में एक एक्ट आया था, जिस एक्ट का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एनसीआरबी के ऊपर है। और एनसीआरबी किस तरीके से इसमें जो रोल प्ले कर रहा है, क्या चैलेंजेस हैं इसके, और क्यों इस एक्ट की हमको ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर इम्प्रूवमेंट को लेकर है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमें क्यूआर कोड पे डिस्कस करना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूआर कोड है वो क्या होता है। वो उसका यूज़ हम लोग अपने मोबाइल के ज़रिए उसको स्कैन करते हैं और फिर उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होती हैं। तो कहने का मतलब है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है क्यूआर कोड में। इसका इजाद जो है जापान के द्वारा किया गया था। अब इससे होगा क्या कि आपको पता है कि मोबाइल का पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया, इंटरनेट का पेनिट्रेशन और मोबाइल का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हमारी कंट्री में। लगभग में 80 करोड़ लोगों के पास में मोबाइल है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, बेसिकली विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स की बात हो रही है, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है ठीक से, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास मोबाइल होगा, वो स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद में जो भी डिटेल्स होंगी वो सामने स्क्रीन पर निकल के आ जाएंगी, और फिर वहाँ पर एक वॉइस टेलर, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, वो जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे फूड प्रोडक्ट के, वो उनको बता देगा कि देखिए इसमें जो है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है,
या फिर इसमें जो है कोई हार्मफुल मेटल भी है क्या, जैसे चॉकलेट्स वगैरह में होते हैं नहीं, हैवी मेटल्स होते हैं, सिलिकॉन वगैरह। तो इस तरीके की चीज़ें फूड आइटम्स पे पता चल जाएंगी। तो अब देखिए इसको हम आइए डिटेल में देखते हैं अपनी पीडीएफ पे। ये रिटन में पीडीएफ होती है, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट हैं उनको एग्ज़ाम में रिटन फॉर्म में ही लिखना होता है, और आप भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिटन फॉर्मेट में ही इसको बना रहा हूँ। अब क्यूआर कोड से हेल्प क्या मिलती है, सबसे पहले ये समझिए आप। देखिए क्यूआर कोड जो है ब्रांडिंग में, आप मतलब कि क्यूआर कोड आप लगाते हैं तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो अच्छा पैकेज्ड फुल बढ़िया दिखेगा, एक ब्रांडेड दिखेगा। कस्टमर की लॉयल्टी उससे क्लियर रहती है, मतलब कि कस्टमर भी उससे जुड़ा रहेगा अगर क्यूआर कोड है। जैसे आईसीआई हॉलमार्क होता है, ठीक है, उसी तरीके से क्यूआर कोड भी एक ब्रांडिंग और एक स्टैंडर्ड का निशानी हो जाएगी। ऑपरेशनल इफ़िशियंसी हो जाएगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जैसे कोई भी एक पैकेज फूड है, आपने उसको क्यूआर कोड से आपके सिस्टम में एंट्री है, सारी डिटेलिंग है। तो अगर कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा है और वो शेल्फ में पड़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब इसको हटा देते हैं। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हाई हाई जो है नुकसान करने वाले मेटल्स हैं या केमिकल्स हैं, तो उनको एक अलग कैटेगराइज्ड आप शेल्फ में मतलब कि अलग से उनको रख सकते हैं, ठीक है। अब करंटली आपको पता है कि एक्ट है हमारा 2016 का, उस एक्ट का नाम है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। इसमें क्या है कि जो भी हमारी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उनकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना जो भी पर्सन डिसेबिलिटीज़ के हैं, ठीक है। मोर इंक्लूजन इन द गवर्नेंस एंड पब्लिक एक्सेस फैसिलिटीज़। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशन 2020 के अनुसार ये है कि जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ये दो एक्ट इस चीज़ को मैंडेट करते हैं। मैंडेट क्या ही करते हैं, मतलब कि इसको लागू करने के लिए कंपल्सन देते हैं। अब फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग क्या है? फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग मतलब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जो भी पैकेज होती है उसके पीछे जो है उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और जो भी उसमें डिटेल्स होती हैं। लेकिन जो एफएसएसआई के रेगुलेशंस 2020 के हैं उसके अनुसार आपको फ्रंट पे जो है ये सारी डिटेल्स देनी चाहिए, ठीक। जैसे आपकी सिगरेट के पैकेट में सबसे फ्रंट पे होता है कैंसर रिलेटेड वार्निंग, ठीक, उसी तरीके से आपकी फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग होनी चाहिए हर एक प्रोडक्ट की, जो भी प्री पैकेज्ड रेडी टू ईट वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो आपको पता है कि इस समय मार्केट में बिल्कुल बाढ़ आ गई है इन सारे प्रोडक्ट्स की, चाहे वो मैगी को लेके हो लीजिए या फिर रसगुल्ला बहुत सारे आने लगे हैं, राइस आते हैं, करी आती हैं, या फिर आपकी जो सूप होते हैं वो उनकी पैक उनके शेसेस आते हैं। तो ये देखिए सबसे पहली बात तो ये चीपर होते हैं, कंज्यूमर इनको प्रेफर कर देता है क्योंकि ज़्यादा सस्ते हैं और रेडी टू ईट टाइप के हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं, ठीक। तो लेकिन इसमें होता क्या है, चूंकि ये बहुत ही कॉस्मेटिक तरीके से आपको बड़ा टेस्टी लगे, दिखने में भी अच्छे लगे, टेस्टी भी लगे, जैसे पेस्ट्री वगैरह होती हैं, ठीक। तो इनमें क्या होता है, इसके चक्कर में बहुत ही हाई लेवल का सॉल्ट, शुगर और फैट इंक्लूड कर दिया जाता है। इस पे हमने बहुत सारे डिस्कशन भी कर दिए हैं कि जब ये इतना क्यों ये फैट शुगर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आपको टेस्टी लगे, आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपके दो लॉसेस हैं। पहली तो बात तो आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ओबीज बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आपका साल्ट और शुगर की मात्रा अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही बॉडी में तो आपको डायबिटीज़ या हार्ट अटैक वाली कंडीशंस जो है वो जल्दी जनरेट हो सकती हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि जो एफएसएसआई है, देखिए एफएसएसआई का काम ही है कि वो फैमिली, जो इंडियन फैमिलीज़ हैं, जो इंडियन पर्सनस हैं, उनकी हेल्थ को इंश्योर करना, ठीक। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन इंडिया के ऊपर बढ़ता जा रहा है ना रिसेंट टाइम में, और पूरे वर्ल्ड में ये बढ़ रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में। इसका सिर्फ रीज़न है, आपको पता है, अर्बनाइजेशन, जो लाइफस्टाइल लोगों की ऐसी हो गई है, लोग खाते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मट अब चूँकि भाई इनकम आपकी बढ़ गई है तो आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को इंक्रीज़ कर रही हैं। मतलब कि हाइपरटेंशन, लो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, और क्या होता है हार्ट कंडीशंस, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है एनसीडी को, तो इन्हीं को कर्ब करने के लिए जो है ये एफएसएसआई ने एक मुहिम छेड़ी है। और इसी में एक एनजीओ है कंज्यूमर वॉइस, वो बताता है कि देखो इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके फ़ायदे ये होंगे कि अब आपको ये एनजीओ, मैंने इसलिए स्पेशलिस्टली, मैं चाहता नहीं लिखता, ये स्पेशलिस्टली इसलिए लिखा है मैंने
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनजीओ जो कंज्यूमर अवेयरनेस फील्ड में भी एक कंज्यूमर का नाम है, वो सॉरी एनजीओ का नाम है कंज्यूमर वॉइस। तो आप कभी भी अपना कोड कर सकते हैं कि ऐसे एनजीओ हैं जो कंज्यूमर अवेयरनेस और एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर वॉइस। ठीक। अब राइट टू नो होना चाहिए, हर एक पर्सन का बेसिक राइट है। आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। इसकी बेसिस पर आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले पाएंगे, मतलब कि आपको पता चल गया सिगरेट के पैकेट पे कि हार्मफुल है, इट कैन कॉज यू कैंसर। सो एटलीस्ट व्हेन यू आर इनहेलिंग इट यू नो दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स द कैंसर। ठीक है। तो सेम गोज कि आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकते हैं कि अब आपकी आगे जो भी हेल्थ कंडीशन खराब हो सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर आप गलत चीज़ें खा रहे हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाइंग हेल्दी फूड्स, अनहेल्दी फूड्स, मतलब कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। देखा आपने, स्कैन किया, अच्छा हाँ ये हेल्दी नहीं है क्योंकि इसमें मेटल्स हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, इस तरीके की चीज़ें। और जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जो ऊपर कॉस्मेटिक बढ़िया डाल के सुंदर सुंदर बता देते हैं, नहीं आप हेल्दी खाइए और 5 मिनट में आपकी जो है ये तैयार वो तैयार। तो ये सब चीज़ें जो है इनको मैन्युफैक्चरर्स को भी डेटर करेंगी, इनको भी थोड़ा सा मतलब कि पीछे ढकेलेंगे कि हम ऐसा फूड बनाएं जो कि अनहेल्दी ना हो, हेल्दी हो। क्योंकि अब कस्टमर को पता चल जाएगा, क्योंकि हमें फ्रंट पे ही दिखाना है। तो जो चीज़ आप फ्रंट पे दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना मैन्युफैक्चरर पे। ठीक है। अब क्यूआर कोड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी? इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, एलर्जेंस मतलब कि कोई भी ऐसा हो जिसको एलर्जी, किन किन लोगों को एलर्जी हो सकती है इसकी वजह से, या फिर क्या कोई एलर्जी के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, शेल्फ लाइफ होनी चाहिए उसकी कि कितने दिनों तक वो एंड हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, प्रोडक्शन जो बना रहा है भैया, कि कम से कम कंज्यूमर को अगर उसके यूजेस को लेके डायरेक्शन चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपसे कंसल्ट कर सके कि हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है। और क्यूआर कोड ये मत समझिएगा कि अगर हम लोग क्यूआर कोड को बता रहे हैं कि आप अपने फूड पैकेट्स पे लगाइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबल जो है उसको आप हटा देंगे। यानी आपको लेबल में जो भी डिटेल्स हैं वो तो आपको रखनी रखनी है, साथ में आपको बगल में क्यूआर कोड भी लगा देना है। ठीक है। तो ये है एक चीज़। अब आप एफएसएसआई के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एफएसएसआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसको 2008 में बनाया गया था। एफएसएस एक्ट 2006 से, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006 का मैंडेट। तो ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक। इसके 6 रीजनल ऑफिसर्स भी हैं, हेड ऑफिस तो दिल्ली में है, लेकिन 6 रीजनल ऑफिसर्स हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, सॉरी कोची और दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंतर्गत नहीं आती, बहुत ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसके द्वारा देखो समय समय पर बहुत सारी कैंपेन्स चलाई जाती हैं जिससे जो है लोगों की हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन को इंक्रीज़ किया जा सके, उनको जो है डिटरेंस से क्रिएट किया जाए किसी भी अनहेल्दी फूड के लिए। तो जैसे ईट राइट कैंपेन उन्होंने चलाई। ठीक है। ट्रांस फैट को टोटली रिमूव करने के लिए 2022 का टारगेट था, बट कहाँ 2022 तक पूरा ही नहीं हो पाया। तो जो ये अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड ट्रांस फैट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो देखिए जितने भी अनसेचुरेटेड फैट्स हैं जो भी कॉमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक, जैसे आपका डालडा हो गया या आपका रिफाइंड ऑयल हो गया, या फिर जो भी आपके फूड प्रोडक्ट्स जैसे बेकरी के फूड प्रोडक्ट्स या फिर आपका पिज़्ज़ा वगैरह होता है, तो इन सब में ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें शुगर, सॉल्ट और फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि हमारी जो वीन्स हैं उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो नेचुरल अकरेंस वाला फैट है उसको यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हमें गाय से घी प्राप्त होता है उसको हम खा सकते हैं। ठीक है। और सेम गोज़ विद द मिल्क, और यही सारी चीज़ें जो नेचुरल में हो। कुल मिला के ऐसी कोई भी फैट जो कि कॉमर्शियली केमिकल को या फिर जैसे हाइड्रोजन को यूज़ करके आपका डालडा बनाया जाता है, तो उस तरीके की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक। तो इसके लिए उन्होंने स्कीम चलाई थी हार्ट अटैक रिवाइंड। उसके बाद में डाइट फॉर लाइफ, इसमें जो है स्प्रेड अवेयरनेस फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और सेव फूड शेयर जॉय, ये फूड शेयरिंग के ऊपर एंड फूड शेविंग के ऊपर जो है इस चलाई गई थी कैंपेन। तो ये तो बात हो गई हमारे क्यूआर कोड से रिलेटेड फूड फ्रंट पैकेज लेबलिंग के ऊपर। ठीक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 से रिलेटेड है। इसमें अभी देखो इस ये रिसेंट में न्यूज़ क्यों आया था न्यूज़ में, क्योंकि अभी एनसीआरबी जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है
वो इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक। उसने अभी रिसेंट में एक पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बताया कि हम एक डीएनए एंड फेस मैचिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक। डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम क्या करेगा कि ये सिस्टम डीएनए सैंपल्स को और फेस के मेजरमेंट्स को और जो भी जैसे भी फेस को कलेक्ट किया जाता हो, फेशियल रिकॉग्निशन को, उनको कलेक्ट करके सेंट्रल डेटाबेस में रखेगा। अब चूंकि अभी तक ये डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम को एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी इस एक्ट में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन नहीं किया गया था, बताया नहीं गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया, ठीक। ये आर्टिकल देखने से पहले हम आज के कोट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कोट है पॉवर्टी। बहुत ही अच्छा कोट है कि पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी सब जगह है ना, तब भी अगर कहीं पर भी एक छोटे से शहर के एक छोटे से कोने में अगर पॉवर्टी है, तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी पर थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? क्योंकि फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चालू हो सकती हैं उसके थ्रू, है कि नहीं? और अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग डिस्ट्रेस में होंगे, लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स करेंगे, ये सारी चीज़ें आईएलओ के द्वारा एक कोड बोला गया था। इसके लिए पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए और पॉवर्टी का क्या मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कब हम मानेंगे कि पॉवर्टी है, जैसे कहने का मतलब क्या इनकम सोर्स होना चाहिए, या फिर किसी पर्सन का कितना फूड फूड इनटेक है, एक दिन में कितनी कैलोरी वो खा रहा है, ये कई सारी जो है पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पर पॉवर्टी को नापा जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कमेटी बनी। जैसे एक अलग कमेटी बनी 1979 में, 1979 में लकड़वाला कमेटी, 1993 में तेंदुलकर कमेटी, 2009 में रंगराजन कमेटी, 2012 में। इनको किसी भी दिन हम एक दिन डिटेल से इनको देख लेंगे। हमारा SDG 1 है, आपको पता है कि नो पॉवर्टी वाला, सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। DPSP में 39A और 39B। 39 ये क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है सभी लोगों को लाइवलीहुड के लिए। और 39B में क्या है कि हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो किसी एक बंदे के पास ना रहे। ये 39 सब क्लॉज वाला है, ये 39A और 39B कैपिटल वाला नहीं है, ठीक है। ये 39A और ये 39B अलग है, ये 39A 39B अलग है। और DPSP 38 है, ठीक है। DPSP 38 भी क्या कहता है कि जो हमारा स्टेट है उसको सोशल ऑर्डर और हेल्दी ऑर्डर प्रोवाइड करना है हमारे समाज में। ओल्गा टेलिस केस है, ओल्गा टेलिस केस 1985 का है, उसमें राइट टू लाइवलीहुड को जो है कंपलसरी किया गया अंडर आर्टिकल 21। एंड सेम आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू शेल्टर है चमेली सिंह केस में 1996 में, ठीक। एथिक्स का एक कोट देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ये देखिए यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है। आपको पता है कि जो नॉर्मेटिव एथिक्स होते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स में हमारी एक तो अप्रोच होती है टेलियोलॉजिकल अप्रोच, जिसको जहाँ पर हम क्या देखते हैं, जहाँ पर हम एंड को देखते हैं, यानी कि हमारा एंड सही होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे होने चाहिए, तो हम कोई भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही होगा, कहने का मतलब। और एक होती है डियोंटोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि जो आपका मीन्स है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि अगर रास्ता अच्छा है, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपका अंत भी सही होगा, जिसको हम गांधी जी बेसिकली बोलते थे, ठीक है। तो इसी टेलियोलॉजिकल में दो चीज़ें हैं, एक तो यूटिलिटेरियन है। तो यूटिलिटेरियन में क्या होता है कि जो मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस है उसको कंसीडर किया जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या, डेमोक्रेसी में ये माना जाता है ना कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करके एक सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार बनाई होगी। भले ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सरकार को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने दूसरा चीज़ चुना था लेकिन वो चुन नहीं पाई, लेकिन फिर भी एक लार्जर जो है पर्सन को तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, तो डेमोक्रेसी अच्छी है। वैक्सीन ट्रायल्स का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए वैक्सीन ट्रायल कुछ लोगों के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाए, या फिर एक वैक्सीन निकाली गई जिसमें जो है 2-4% लोगों के ऊपर उसके रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके बैड रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर 96% लोगों के बेनिफिट को भूल जाएंगे, तो हम 96% लोगों के लिए वैक्सीन जो है लागू कर देंगे। तो ये होती है यूटिलिटेरियन अप्रोच, यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ये जेरेमी बेथन के द्वारा कहा गया था, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वालिटेटिव में कौन था? जीएस मिल थे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ जो दो मैंने निकाले थे कि ये जो टेलियोलॉजिकल आपका अप्रोच है ना, टेलियोलॉजिकल अप्रोच में भी दो होते हैं। एक होता है आपका एरिस्टोटल वाला वर्च्यू, वर्चुअस वे, यानी कि जो एजेंट है
वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा होगा। और जो आपका ये एक्शन वाला है, इसमें तो आपने देख ही लिया कि यूटिलिटेरियन होता है। तो अब आपको खुद सोचना है कि आपका मीन्स सही होना चाहिए कि आप एंड पे फोकस करेंगे। ठीक है, आप इसमें दोनों चीज़ें कोड कर सकते हैं जब आपके जो सही लगे। जहाँ पर जैसी सिचुएशन है, आपको अगर एंड सही लगे तो आप टेलीलॉजिकल अप्रोच को कोड कर दीजिए, अगर आपको मीन सही लगे तो आप डियोंटोलॉजिकल अप्रोच को कोड कीजिए। ठीक। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के बारे में हम देख रहे थे। देखिए, अब ये एक्ट करता क्या है? ये एक्ट जो है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, सिंपल सी बात, नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि इसमें जो भी क्रिमिनल हैं उनको किस प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करना है, तो ये प्रोसीजर बता रहा है। ठीक है, इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व होंगे कि उनके आइडेंटिफिकेशन को, जो भी एविडेंसेस होंगे उनके कलेक्शन को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो ये पुलिस और जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं उनको इनेबल करता है टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज, यानी कि वो कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके उसको स्टोर करेंगे और फिर उसको एनालाइज भी कर सकें। एनालाइज करने का मतलब कि उसको आगे मैच कर सकें किसी दूसरे पर्सन के साथ में। ठीक। तो एनालाइज करेंगे फिजिकल और बायोलॉजिकल, यानी फिजिकल मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बायोलॉजिकल मतलब जो डीएनए, आइरिस स्कैन, फेस स्कैन और रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, इस तरीके की चीज़ें, ब्लड सैंपल्स, इस तरीके की चीज़ें, तो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल सैंपल्स। ठीक है। नोडल एजेंसी आपको बता ही दिया मैंने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। और देखिए, ये अभी जो डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम था, इसी को एक्सप्लिसिटली अप्लाई करने के लिए न्यूज़ में आई हुई है। अब ये लेजिस्लेशन लाया क्यों गया, इसकी आवश्यकता क्यों थी? कि हमारे पास लॉ नहीं था, हमारे पास लॉ था। उस लॉ का नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ये देखिए, सेम आर्गुमेंट कि भैया ब्रिटिश एरा का है तो ब्रिटिश के कानून चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं भाई? अभी अभी हटाओ ना, हमारी डेमोक्रेसी चल रही है 80 100 साल से, आप क्या कर रहे हो? तो इसलिए नया एक्ट लाया गया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो हमें नई टेक्निक्स को इंक्लूड करने के लिए भी लाया गया। जो पुराना एक्ट था वो सिर्फ फिंगर और फुटप्रिंट्स को ही इंक्लूड करता था, और फोटोग्राफ्स को, जो कॉन्विक्ट्स होते थे। ठीक है। और जो नॉन कॉन्विक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, उनको उनको अगर आपको उनका इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन या फेस फोटो लेनी है उनकी, तो उसके लिए फिर आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स लेने पड़ते थे। ठीक। अब ये नया एक्ट जो है, ये मॉडर्न टेक्निक्स को कैप्चर करता है, डेटा को कैप्चर करने के लिए। और देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आईसीटी है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है, इसका बेनिफिट उठाएंगे। इसमें एनसीआरबी का रोल क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी ये सिस्टम है तो एनसीआरबी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। एनसीआरबी क्या करेगी? वो एक कॉमन डेटाबेस बनाएगी। ठीक है, कॉमन डेटाबेस बनाएगी, और इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को और सर्टेन जो भी अथॉरिटीज़ होंगी उनको डिजिग्नेट करेगी कि भैया तुम ही लोग जो है इस डेटा का एक्सेस कर सकते हो, कोई और ऐसा नहीं कि जिसका मना है वो डेटा एक्सेस कर लिया, यानी कि कुछ ही लोगों के पास में डेटा एक्सेस होगा। तो ये अथॉरिटी एनसीआरबी देगी, कॉमन डेटाबेस एनसीआरबी बनाएगी। और उस पर क्या होगा? ताकि एक्सेस हो सके, स्टोर कर सकें, प्रोसेस कर सकें, शेयर कर सकें, डिसिमिनेट कर सकें और डिस्ट्रॉय कर सकें। डेटा को डिस्ट्रॉय कब करना है? 75 साल बाद में, यानी कि कोई भी डेटा 75 साल बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और एक और कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसको कोर्ट में ट्रायल के लिए लाया गया था, उसके ऊपर कुछ चार्जेस थे और फिर कोर्ट ने उसको इक्विटल दे दिया, तो इक्विटल जब दे दिया तो उसके बाद में उसका डेटा भी नोडल ऑफिसर से, जो भी नोडल ऑफिसर होंगे उनको उनको अगर रिक्वेस्ट की जाएगी तो उसका भी डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद में ये तो कॉमन डेटाबेस हो गया, अथॉरिटी आपने प्रोवाइड करवा दी। उसके बाद में आपको इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करवाने हैं। इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं या फिर इक्विपमेंट्स का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो प्रोवाइड करवाना है कि कैसे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इन सारी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, एविडेंसेस को कैप्चर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और उसी के साथ ही साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बताना है कि कैसे ऐप को कैप्चर करना है और कौन कैप्चर करेगा इसको। ठीक है, किस प्रोसेस से करना है और कौन कैप्चर करेगा। यानी कि आप ट्रेंड पुलिस ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, या फिर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जिसको डीएनए सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स लेने में, ब्लड सैंपल्स लेने में एक्सपर्टीज हो, वो इस चीज़ को कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अब इनको भी इंक्लूड कर लिया गया, पहले ऐसा नहीं रहा होगा। ठीक, तो ये बात हो गई। तो हमने नोडल ऑफिसर की बात कर ली कि हम नोडल ऑफिसर भी एक अपॉइंट करेंगे। ठीक है, जो ट्रेंड ऑफिसर्स होंगे और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे उनसे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, अभी करंट ग्राउंड पे क्या स्टेटस है?
अब स्टेटस आप ये समझ लीजिए कि जो इस समय करंट डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम है, देखो ये तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद में अभी कोई ऐसा ब्रॉडर कॉमन डेटाबेस भी नहीं आया हुआ है, ये करंट स्टेटस है। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम चल रहा है, एनसीआरबी ऐसा बता रही है। लेकिन एनसीआरबी ने 2022 में एक कॉमन डेटाबेस फिंगरप्रिंट्स को लेके चालू किया था, जिसमें सबका जो है फिंगरप्रिंट कलेक्ट किया जाता है। वो कॉमन डेटाबेस था, उसका नाम था नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी कि इस पे क्रिमिनल का ये कोई डिवाइस होगी, डिवाइस पे जो भी क्रिमिनल्स होंगे या फिर एक्यूज्ड पर्सन्स होंगे, वो अपने फिंगर या फिर अपने हैंड को, पाम को, हथेली को रखेंगे और वो फिर डायरेक्टली ऑटोमेटिक सारी स्कैन होके वो कंप्यूटर सिस्टम पे पहुंच जाएगी और कंप्यूटर सिस्टम पे उनकी सारी फिंगरप्रिंट्स को एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, 10 डिजिट का यूनिक नंबर। जैसे आपका आधार नंबर होता है, वैसे फिंगरप्रिंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा। उस नंबर को ये लोग कहते हैं नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। क्या कहते हैं? ये यहाँ पे देखिए, नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। तो ये जो नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर होगा, इससे क्या हेल्प होगी कि जब भी कोई भी मैच क्वेरी चलानी होगी ना, कि फॉर एग्जांपल भाई कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन से आपने फिंगरप्रिंट का एविडेंस कलेक्ट किया, ठीक, तो उस एविडेंस को आप ला के अपने सिस्टम पे लगाएंगे और फिर उसको मैच करवाएंगे जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डेड आपके क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स हैं। तो प्रीवियस रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उनसे अगर किसी से भी मैच हो जाएगा तो आपका कहीं ना कहीं वो सस्पेक्ट बन जाएगा कि हाँ, ये बंदा जो है सस्पेक्ट है हमारा। ठीक, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब कि ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी होगी इसकी, जिससे जो है सारी इंडिया के जो नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक, डीएनए मैचिंग सिस्टम अभी येट टू बी इम्प्लीमेंटेड है, ये करंट स्टेटस है। अब देखिए इसमें चैलेंजेस क्या हैं। कोई भी, अब सबसे बड़ी बात, अगर ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आपको राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फॉरगॉटन, ठीक है, और उसके बाद में डेटा ब्रीच की प्रॉब्लम, ये सारी तो आप ऐसे ही हवा में लिख सकते हैं। ठीक, अगेंस्ट डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन केस ऑफ ब्रीच। अच्छा, एक नई अप्रोच ये है कि लैक ऑफ रिस्क बेस्ड प्रिपेयर्डनेस। ये आप इस किसी में भी लिख सकते हैं। आप डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, ठीक है, इकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, जंगल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, मेडिकल में कुछ भी जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो, तो रिस्क बेस्ड प्रिपेयर्डनेस आपकी होनी चाहिए। रिस्क बेस्ड प्रिपेयर्डनेस का मतलब कि अगर ये रिस्क हो जाएगी तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो वही है कि अगर डेटाबेस ब्रीच हो जाएगा तो आपका क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, आप क्या करेंगे उसके लिए। ठीक है, आपके पास में बैकअप में डेटाबेस रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कोई जैसे वानाक्राई जैसा कोई अटैक हो गया, या फिर जो एम्स में भी हुआ था, ठीक है, उसके बाद में अनअवेयरनेस एमंग पुलिस ऑफिसर। अब देखिए पुलिस ऑफिसर्स को तो अपडेट रहना चाहिए, लेकिन अपडेटेड नहीं रहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपका आईटी एक्ट का वो 7 कौन सा प्रोविज़न है वो लागू कर देते हैं, जिसको हटा दिया गया, ठीक है, या फिर जो ड्रैकोनियन लॉज होते हैं आईपीसी के, उनको उनको कोर्ट ने रोक के रखा हुआ है लेकिन फिर भी लगा दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि टाइम टू टाइम पुलिस ऑफिसर्स को अपडेटेड और ट्रेंड रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताते हैं क्या राइटर कि देखो, जो किसी भी पर्सन का अगर हमें मतलब फिंगरप्रिंट्स लेने हैं या फिर कोई भी एविडेंस उसको कलेक्ट करना है, तो हम उसी बंदे का ले सकते हैं जिसको प्रोहिबिशन और प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी उसके ऊपर लगाए गए हैं। यानी कि कुल मिला के उसके ऊपर जब तक सीरियस क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत या फिर रेप के अंतर्गत या फिर वायलेंस के अंतर्गत, तो इन सब केसेस में ही उसके एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके डीएनए सैंपल्स हो या फिंगरप्रिंट्स हो। लेकिन नॉर्मल केसेस में भी कई बार पुलिस ऑफिसर्स कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि दिखाता है कि अब वो अनअवेयर है। ठीक है, उसके बाद में डेटा को 75 साल बाद में डिस्ट्रॉय करना है। ठीक, अगर 75 साल बाद में कौन डिस्ट्रॉय करेगा, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। अगर मान लीजिए वो डिलीट नहीं होता है तो राइट टू फॉरगेट एंड हर्ट होता है कि नहीं होता। सेम गोज विद द कि अगर किसी पर्सन का इक्विटल हो जाता है, यानी कि वो सारी उसकी जो भी उसके ऊपर केसेस लगे थे उससे वो बरी हो जाता है, ठीक है, बाइज्जत बरी हो गया वो। अब अगर मान लीजिए वो किसी गरीब तबके का बंदा है, उसके पास में लॉ की एक्सेस नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, फिर से वो जो है नोडल जो ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करे कि साहब हम तो इक्विटल हो गए, और दुनिया भर के कागजात दिखाए यहाँ से एफआईआर से लेके, और जो कोर्ट ने पूरा मुकदमा दायर किया और फाइनल उसको इक्विटल दिया, वो इतने कागज उसको दिखाए, रजिस्ट्री करे, तब जाके कहीं नोडल ऑफिसर कहेंगे अच्छा हाँ तुम तो भैया जो है बाजिद बरी हो, तुम्हारा हम डेटा डिलीट कर देंगे।
तो देखिए ये भी तो कंसर्न है कि उसको एक्सेस नहीं है लॉ की, ठीक है? तो लाइफ की डिग्निटी हर्ट हो रही है क्योंकि भाई उसका तो डेटा क्रिमिनल में पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक? उसका स्टोरेज कंसर्न है, फिर ट्रेनिंग कंसर्न हमने बात कर ही ली। स्कोप ऑफ केसेस एंड कलेक्शन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, यानी कि कौन से केसेस में आपको कलेक्ट करना होगा। क्या कोई चोरी कर रहा है तो उस केस में हमें डीएनए सैंपल्स और वो कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिंगरप्रिंट्स और फेस मैचिंग सिस्टम्स, या सिर्फ फेस या फिर सिर्फ फिंगरप्रिंट्स हम कलेक्ट कर लें। किन केसेस में डीएनए, किन केसेस में ब्लड सैंपल्स, इस तरीके की जरूरत होगी। तो स्कोप ऑफ केसेस अब क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे कनेक्टिविटी इशू रहता है, या फिर कुछ ऐसे जहाँ पर आफसा लगा हुआ है, या फिर जहाँ पर मिलिटेंसी है, वहाँ पर आपने इंटरनेट को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो उस केस में कैसे जो है एक्सेस करेंगे जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होंगे इस चीज़ को, डेटाबेस को। साथ ही साथ जो सिक्योर्ड लाइन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कर सकते हैं आप कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बर्डन हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आपको भाई सिक्योर्ड लाइन करनी पड़ेगी। अगर आप सिक्योर्ड लाइन नहीं करेंगे तो पता चला कोई भी बंदा आपके सिस्टम में गया, हैक कर लिया, किसी भी बंदे की, कोई बहुत ही रेपुटेड बंदा है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में डाल दी, फिंगरप्रिंट्स उसके, और फिर कहीं कोई क्राइम सीन हुआ, वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स पहुँच गए और फिर मैच हो गए। तो इस तरीके की चांसेस हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, काइंडली विजिट आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।